हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 2 को देखने वाले हैं और ये वीडियो भी आप लोगों का 2 पार्ट में रहेगी, ठीक है। पहला पार्ट में आप लोगों का बुक का आधा रहेगी और उसके बाद सेकेंड पार्ट में आप लोगों का आधा रहेगी। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है और इसी के कारण मैं जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन है उन सभी इम्पोर्टेंट लाइन को इस नोट्स में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो अध्याय जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में हम लोगों को देखना है। तो एक एक लाइन को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा, तो आप लोग बस सुनते रहिए। इतिहासकार के अनुसार शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। ये मेसोपोटामिया जो कि एक जगह का नाम है, ठीक है। और कहा जाता है कि जिस प्रकार आज हम लोगों को पता है कि ये हमारा शहर है, तो शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले इसी मेसोपोटामिया से शुरू हुई थी, जो फरात और दजला नदी के बीच स्थित थी, ठीक है। उस समय वहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं नदी थी और इन दोनों नदी का उपयोग वे लोग व्यापार के लिए या अन्य कामों के लिए भी करते थे, या तो बहुत दूर जो जाते थे उसके लिए भी वे लोग इसका इस्तेमाल करते थे। खैर वह सब बाद में देखेंगे। तो जो फरात और दजला नदी के बीच स्थित थी, ये मेसोपोटामिया का बात कर रहा है, जो आज के समय में इराक गणराज्य का हिस्सा है। ये फरात और दजला नदी ही नहीं, ये मेसोपोटामिया भी जो है वो इराक में अभी वर्तमान समय में स्थित है, ठीक है। सेकेंड आप लोगों का जो इसी से कुछ रिलेटेड है, मेसोपोटामिया के दक्षिणी शहरीकृत भाग को सुमेर और अक्काद कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी शहरीकृत भाग था उसको सुमेर कहा जाता था और अक्काद कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिया है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। पहले तो दक्षिणी भाग में 2 ही शहरी क्षेत्र था, एक था सुमेर और दूसरा था अक्काद। लेकिन जब क्या हुआ कि 200 ईसा पूर्व बाद बेबीलोन एक शहर बन गया, महत्वपूर्ण शहर बन गया कि वहाँ से व्यापार और अन्य काम होने लगे, तो बेबीलोन को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर दिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। असीरिया वहाँ का एक जाति है, ठीक है, लोग है, जिन्होंने क्या किया था कि उत्तर में अपना जब राज्य स्थापित किया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। किसको? तो जहाँ पर असीरियाई लोग रहते थे उस क्षेत्र को, ठीक है ना। उसके बाद उस समय की पहली ज्ञात भाषा समेरियन यानी सुमेरी थी, ठीक है। उस समय जो सबसे पहले ज्ञात भाषा थी जो कि बोली जाती थी वो थी समेरियन बोला जाता है या तो फिर सुमेरी बोला जाता था उस टाइम। तो मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमस यानी नदी से मिलकर बना है। मतलब मेसोपोटामिया है जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है आपका मेसोस और दूसरा है पोटेमस, जिसमें मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटेमस का अर्थ है नदी। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इसके पहले देखा आप लोग कि ये जो मेसोपोटामिया थी ये 2 नदी, फरात नदी और दजला नदी के बीच स्थित था, और इसी के कारण इसका नामकरण कुछ इस प्रकार किया गया कि नदी के मध्य, ठीक है ना। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोज का मतलब होता है कि पुराने वस्तुओं का खोज, या कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की खुदाई और उसके बाद वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी वस्तु है उनकी खोज,
सिंपल सी बात है। कब शुरू हुई थी? तो 1840 के दशक में। 1840 के दशक कहने का अर्थ यह है कि 1840 से लगभग 1850 तक, ठीक है। ये 1840 के दशक में, मतलब 10 साल में। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल के बारे में भी आप लोगों को थोड़ी जानकारी दी गई है, तो हम लोग इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरा भरा ऊंची नीचे मैदान है। पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये जैसे कि मान लेते हैं कि ये है आप लोगों का पूरब, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्वोत्तर कहने का मतलब ये वाला भाग जो है ये पूर्वोत्तर, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा अच्छा से दिखा दे रहे। ये है, तो ये वाला भाग जो आएगा ये पूर्वोत्तर भाग कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पूर्वोत्तर भाग में क्या है? तो पूर्वोत्तर भाग में हरा भरा और ऊंचे नीचे मैदान है, जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए। वृक्षादित मतलब वृक्ष, मतलब बहुत अधिक वृक्ष उगे हुए हैं और वो पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं, ठीक है। पर्वत श्रृंखला मतलब तो समझते ही आप लोग। साथ ही यहाँ कृषि या खेती के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है? कृषि और खेती के लिए पर्याप्त वर्षा। पर्याप्त वर्षा मतलब बहुत अधिक वर्षा नहीं, जितना जरूरी है उतना हो जाती है, कहने का अर्थ यही है। और यही कारण है कि यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती प्रारंभ हो चुकी थी। मतलब लगभग 7000, मतलब अभी से लगभग 9000 साल कह सकते हैं। अभी से लगभग 9000 साल पहले वहाँ पर क्या हो चुकी थी कि खेती प्रारंभ हो चुकी थी। और यहीं पर यहाँ के उत्तरी भाग में स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी घास का मैदान एक बड़े बड़े घास टाइप का होते हैं, जिसका इस्तेमाल अभी वर्तमान समय में मवेशियों को खिलाने के लिए किया जाता है। उस समय भी मवेशियों को खिलाने के लिए किया जाता था, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का उसी में कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र में फरात और दजला नदियां अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी बहाकर लाती थी। इस क्षेत्र में गेहूं, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती थी। वहाँ पर जो नदियाँ हैं, आप लोगों को पता है कि जब नदियों में बाढ़ आती है या नदियाँ का पानी बहती है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी बहा करके लेके आती है। ठीक इसी प्रकार वहाँ पर जो दजला नदी थी और फरात नदी थी वे अपने साथ क्या करती थी? उपजाऊ मिट्टी को बहा कर लाती थी। और इस क्षेत्र में गेहूँ, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती थी, ठीक है। और खेती के अलावा इस क्षेत्र में भेड़, बकरियों का भी पालन किया जाता था। यहाँ पर सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि भेड़ बकरियों का भी पालन किया जाता था। और साथ ही साथ उससे बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था, जैसे कि मांस, दूध प्राप्त करते थे। यही जो भेड़ बकरी थी उससे वे लोग मांस भी प्राप्त करते थे, दूध भी प्राप्त करते थे। साथ ही वे लोग नदियों से मछली और पेड़ों से खजूर प्राप्त करते थे, ठीक है। नदियों से मछली, पेड़ों से खजूर भी प्राप्त करते थे। मतलब सिंपल सी बात है, सिर्फ वे लोग खेती पर ही निर्भर नहीं थे, खेती के साथ साथ वे लोग पशुपालक भी थे और मछलियों को भी पकड़ते थे और खजूर प्राप्त करने के लिए पेड़ों पर। आप लोगों को पता है इराक हो या ईरान हो, इन सभी देशों में ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र है और इसी के कारण उन क्षेत्रों पर क्या होती है? बहुत अधिक खजूर का पेड़ उगते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का क्या महत्व था उस समय? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के युग को कांस्य युग कहते हैं। कांस्य युग का मतलब कांसे का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता था और इसी के कारण उस युग मतलब होता है समय, उस समय को कांस्य युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय सबसे अधिक मात्रा में कांसा धातु का उपयोग किया जाता था। सेम वही बात दिया गया है। मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन था। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है इसको मैं डिटेल में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि जितना दिया है उतना हम लोग इसको देख लेंगे और उसके बाद फिर
नहीं दिया होगा तो मैं इसको आप लोग को डिटेल में अभी बता दूंगा। मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन था। जैसे एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की आवश्यकता पड़ती थी, जो स्वयं ऐसा औजार नहीं बना सकता था और ना ही वह यह जानता था कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वो कहाँ से प्राप्त करे। नहीं समझ में आ रहा है ना ये वाला? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है, कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कि उसको सिर्फ मुद्रा बनानी है। मुद्रा उस समय तो पत्थर पर बनाया जाता था और मुद्रा बनाने के लिए उसको पत्थर पर उकेरना होता था, मतलब पत्थर की थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उस पर आकार बनाना होता था, डिजाइन टाइप का, और उसको उकेरने के लिए कांसा का औजार की आवश्यकता होती थी। ठीक है, लेकिन उसको कांसा का जानकारी नहीं था कि वो कांसा का औजार कैसे बना सकता था, है ना। तो इसी के कारण कह सकते हैं कि हर एक काम जो था वो दूसरे दूसरे लोगों में बटा हुआ था, कि कोई पत्थर को उकेरेगा तो कोई कांसा का निर्माण करेगा, तो कोई उस प्रकार का रंगीन पत्थर को ढूंढेगा। इस प्रकार से जो श्रम था, मतलब काम था, वो अलग अलग लोगों में विभाजित कर दिया गया था और इसी को श्रम विभाजन कहा जाता था। ठीक है, साथ ही कांसे का औजार बनाने वाले भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ की सभ्यता में श्रम विभाजन था। ये लाइन जो है किताबी लाइन है, जो कि आप लोगों को उतना डिटेल में समझ में नहीं आया। मैंने जो बताया आप लोगों को शॉर्ट में, उसको आप लोग को याद रखना है कि कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति हर एक काम को नहीं करता था। किसी को पत्थर पर उकेरने का काम होता था, तो किसी को रंगीन पत्थर लाने का, किसी को कांसा का औजार बनाने का, मतलब हर एक काम अलग अलग लोगों को दिया गया था और यही था श्रम विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का शहरों में माल की आवाजाही। मतलब शहर में जो वस्तुएं थी वो एक जगह से दूसरे जगह किस प्रकार लाया जाता था, या तो फिर शहरों से दूसरे जगह पर ले जाया जाता था। तो मेसोपोटामिया जहाँ संसाधन चाहे कितनी भी समृद्ध रहे हो, लेकिन उनके वहाँ खनिज संसाधन की काफ़ी कमी थी। खनिज संसाधन मतलब वैसे संसाधन जो कि मिट्टी के अंदर से प्राप्त होते हैं, उसको खनिज संसाधन कहा जाता है। और ये खनिज ज़्यादातर जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते हैं, जिनके लिए वे अपनी संसाधन जैसे लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर अन्य देश या टापू से प्राप्त करते थे। ठीक है, उनके देश में उतना उपलब्ध नहीं था और इसी के कारण वे लोग दूसरे देशों से ये सब प्राप्त करते थे, जिसके लिए वे जानवरों के पीठ पर लाद कर उन्हें लाने के बजाय जलमार्ग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मवेशी या जानवर को संसाधन लाने में अधिक समय लगता था। अब क्या होता था कि उनको सबसे पहले तो वे लोग इन्हीं जानवरों का ही इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन क्या होता था कि अब जानवर को, मान लेते हैं बैलगाड़ी, जानवर से बैलगाड़ी बनाया, अब उस जानवर को ले गया दूसरे टापू पर। दूसरे टापू में ले जाने के बाद उसको चाहिए होगा खाना, मतलब जो भी जानवर, उस बैल है मान लेते हैं, या गधा है, घोड़ा, जो भी हो, उसके लिए भी चारा चाहिए होगा। साथ ही साथ उसको तो हमेशा लगभग 3 दिन 4 दिन तक पैदल नहीं चलाया जा सकता, इसी के कारण रुकेगा, मान लेते हैं यहाँ रुका, तो जिससे क्या होता था, समय का भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होता था। और यही कारण से वे लोग क्या करते थे कि मवेशी और जानवर से ज़्यादा वे लोग जलमार्ग का इस्तेमाल करते थे। जलमार्ग मतलब होता है वही नदी जो था आप लोगों को, मतलब आप लोगों का नहीं, जो दजला और फरात नदी था, उन दोनों नदी का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है ना, जो कि अभी अभी आप लोगों को बताएं, उनके लिए चारा पानी का भी खर्च होता था, लेकिन जलमार्ग में ऐसा कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। नेक्स्ट है लेखन कला का विकास, कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ, ये आप लोगों को जानना है। कि सभी समाज की अपनी एक भाषा होती थी, वो भाषा उच्चारित ध्वनियों की तरह भी हो सकती थी, हो सकती है और चित्रांकित भी हो सकती है। मतलब जैसे कि आज हम लोग बोलते हैं भाषा, तो अलग अलग प्रकार के आवाज़ निकाल करके हम लोग भाषा को बोलते हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस प्रकार बोलने लायक भाषा का विकास नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, चित्रांकित या चित्रात्मक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ भी दूसरों को बोलने के लिए चित्र के सहारे बोला जा सकता था। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया की भी अपनी लिपि और भाषा थी, वे कीलाक्षर लिपि का इस्तेमाल करते थे। कीलाक्षर लिपि का इस्तेमाल करते थे मेसोपोटामिया के लोग, याद रखना है। और लगभग 2600 ईसा पूर्व में समेरियन भाषा का इस्तेमाल करते थे और 2400 ईसा पूर्व में अक्कादी भाषा का इस्तेमाल करने लगे। पहले जो मेसोपोटामिया के लोग थे वे लोग कीलाक्षर लिपि का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद जाकर के वे लोग समेरियन भाषा या सुमेरियन भाषा का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद फिर जाकर के अक्कादी भाषा का इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे क्योंकि वहीं की लिपि काफ़ी अधिक पेचीदा होता था या तो वहाँ का लिपि जो था काफ़ी पेचीदा होता था, मतलब बहुत ही अलग टाइप का, विचित्र टाइप का, जिसके कारण बहुत सारे लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, या तो फिर बहुत लोग पढ़ना भी चाहते थे तो उस भाषा को देखने के बाद वो पढ़ना नहीं चाहते थे। और कुछ है आप लोगों का, जैसे दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, की दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण किस प्रकार हुआ, तो इसका नोट्स मैंने पूर्ण रूप से नहीं किया है और इसी के कारण मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। इसके बाद वाला जो वीडियोस रहेगी उसमें मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, उनको भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे चैनल सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिएगा या इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वे लोग भी जुड़ सके। ठीक है, धन्यवाद।